तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के बारे में। तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस of a vector space V f is called dimension of V over f। तो बेसिस के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमारे पास होगी उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन ओवर द फील्ड f। तो चलिए अब हम जो है डायमेंशन से रिलेटेड एक थ्योरम्स को देखते हैं। इफ V इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड W be a subspace of it, then dimension of W will be less than equal to dimension of V। And the second part of this theorem, dimension of W is equal to dimension of V if and only if W is equal to V। तो अगर मेरे पास कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और W उसका सब स्पेस है, तो सब स्पेस की जो डायमेंशन है वो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन को क्रॉस नहीं करेगी, वो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से हमेशा कम ही होगी। दूसरा, अगर सब स्पेस की डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन के बराबर हो जाए तो वो ऐसा तभी पॉसिबल होगा हमारे पास जब वो सब स्पेस है जो वेक्टर स्पेस के इक्वल हो। तो चलिए अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। बट इसके प्रूफ से जाने से पहले मैं आपको कुछ और बात डिस्कस करना चाहूँगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन द बेसिस इज़ कॉल्ड डायमेंशन। तो जैसे मान लो सपोज करो आपके पास ये वेक्टर स्पेस है R2 ओवर द फील्ड ऑफ R। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये जो सेट था 1 0 0 1, ये सेट मेरा जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी था और इसको स्पैन करता था। तो ये हमारे पास R2 का बेसिस बन गया ओवर द फील्ड R। तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितनी है? 2 हैं। तो इनकी इसका मतलब है इस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है वो 2 है। डायमेंशन ऑफ R2 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से डायमेंशन ऑफ R3 ओवर द फील्ड ऑफ R वो आपके पास 3 हैं और डायमेंशन ऑफ Rn आपके पास n है। ये जो मेरे पास था सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये भी मेरे पास वेक्टर स्पेस बना था। और अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर डायमेंशन देखूँ तो वो 1 आती है। और अगर मैं इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन ओवर द फील्ड R देखूं तो मेरे पास जो है वो 2 आती है। तो ये था मेरे पास डायमेंशन से रिलेटेड जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स। तो अब मैं जो है अपनी इस थ्योरम का प्रूफ करता हूँ कि V अगर मेरे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और W उसका जो सब स्पेस है, तो W की डायमेंशन है वो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन को क्रॉस नहीं कर सकती। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट डायमेंशन ऑफ V को मैं n मान लेता हूँ। तो अगर इसकी डायमेंशन n है तो इसका मतलब है इसके बेसिस के अंदर n एलिमेंट है, यानी कि इस वेक्टर स्पेस के अंदर कोई n वेक्टर का सेट ही जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट या मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट जो सेट है इस वेक्टर स्पेस के अंदर वो n वेक्टर का ही होगा। n वेक्टर से ज़्यादा जो वेक्टर्स हैं वो इसके अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो मैंने W क्या किया, इसका सब स्पेस ले लिया। तो लेट अस सपोज दैट लेट W be a subspace of V का मैंने सबस्पेस ले लिया। एंड लेट
मैंने क्या किया, एक सेट मान लिया एस V1 V2 Vm। let S be any maximal linearly independent set in W। तो मैंने इस सब स्पेस के अंदर जो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है उसको मैंने S मान लिया। देन ऑब्वियसली देन S इज बेसिस ऑफ W, क्योंकि ये मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है और मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो है वो बेसिस बनता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास S जो है वो बेसिस बन गया। तो अब ये S बेसिस बन गया तो इसका मतलब है जो डायमेंशन है W की वो हमारे पास M आ गई। अब सपोज करो, सपोज ये जो मेरा M है वो N से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि दिस इम्प्लाइज S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन V। देखो ये जो S है ये मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट है W के अंदर और W पार्ट है V का, तो S जो है वो V के अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट तो होगा ही होगा। बट अब V के अंदर जो सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है उसके अंदर n एलिमेंट हो सकती हैं, तो इसका मतलब है n से ज़्यादा एलिमेंट का जो सेट है वो V के अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन, क्यों? बिकॉज S cannot be Li in V। तो इट मीन्स दैट हमारी ये जो पोजीशन है ये रॉन्ग है, तो इट मीन्स दैट हैंस M जो है वो N से बड़ा, M जो है वो N से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब है M लेस देन इक्वल टू N है, और M क्या है, डायमेंशन है W की, और N क्या है, डायमेंशन है V की। तो W की जो डायमेंशन है वो V की डायमेंशन से कम है हमेशा ही। अब हम इसके सेकंड पार्ट को प्रूव कर लेते हैं। इसमें मैं क्या है कि डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V इफ़ एंड ओनली इफ़ W इज इक्वल टू V। अगर मान लो सपोज करो डायमेंशन ऑफ W डायमेंशन ऑफ V के बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट S V1 V2 Vn be maximal Li set in W। तो ये जो है W का मैक्सिमल Li सेट है, तो ये W का बेसिस है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो S का जो लीनियर स्पैन है वो किसके बराबर है, W के बराबर है। अब देखिए S जो है वो W के अंदर तो मैक्सिमल Li सेट है, यानी कि ये S जो है W का बेसिस तो है, तो इसलिए L ऑफ S W के बराबर है मेरे पास। दूसरा, ये जो n वेक्टर का जो सेट है ये V के अंदर भी मैक्सिमल Li सेट बनेगा। क्यों? क्योंकि डायमेंशन V की और W की दोनों की सेम है। तो ये जो n वेक्टर का सेट है ये V के अंदर भी मैक्सिमल Li बनेगा, और अगर ये V के अंदर भी मैक्सिमल Li बनेगा तो उसका जो L ऑफ S है वो हमारा V के बराबर भी बनेगा, क्योंकि ये S V का भी बेसिस बन जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास प्रूव हो गया V और W आपस में सेम होंगे। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। तो इसके कन्वर्स पार्ट में मैं सपोज करता हूँ कि मान लो सपोज करो V और W आपस में मेरे पास इक्वल हैं,
तो मुझे प्रूव क्या करना है कि डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। तो अगर V और W आपस में इक्वल हैं तो V इज ए सबसेट ऑफ W, मीन्स दिस इम्प्लाइज V की जो डायमेंशन है वो लेस देन इक्वल टू होगी डायमेंशन ऑफ W, और यहाँ से मेरे पास W V का सबसेट है। दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। इन दोनों से 1 और 2 से दोनों की डायमेंशन सेम होगी। तो ये हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। इसमें जो है मुझे बेसिस डायमेंशन फाइंड आउट करनी है ऑफ द फॉलोइंग सबस्पेस W ऑफ R3 ओवर द फील्ड ऑफ R। तो W में मेरे पास जो है वो R3 के वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं जो ये R3 का यानी कि ये जो W का जो एलिमेंट है U1, U2, U3, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे U1 तो मेरा एज इट इज़ हो गया। अब U2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, U2 की वैल्यू है मेरे पास 2U1, और U3 की वैल्यू मेरे पास है U1 प्लस U2। अब यहाँ पे U2 आ गया तो इस U2 की भी वैल्यू रख दो। तो U1 2U1 और U1 और यहाँ पे आ गया 2U1, तो ये टोटल आपके पास हो जाएगा 3U1। तो मैं यहाँ से U1 को कॉमन ले लेता हूँ, 1 2 3। तो देखो ये जो W का जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट की हेल्प से बन रहा है। ये जो एलिमेंट है वो इस सिंगलटन एलिमेंट की हेल्प से बन रहा है, यानी कि तो आप इसको एक सेट बना लो 1 2 3, ये आपने एक सेट बना लिया। तो इस सेट के अंदर क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है, तो S इज Li एंड S स्पैन्स W। तो ये बेसिस है, तो बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट है, एक है, तो हमारे पास जो है वो W की जो डायमेंशन है वो 1 आ गई। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि जो V मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है 2x2 मैट्रिसेस का ओवर द फील्ड ऑफ Q, शो दैट दिस सेट फॉर्म ए बेसिस ऑफ V ओवर दिस फील्ड। तो ये जो है वेक्टर स्पेस में मेरे पास 2x2 की मैट्रिक्स है। तो 2x2 की मैट्रिक्स मेरे पास है ABCD। 2x2 की कोई भी मैट्रिक्स मैंने ले ली ABCD, ये मेरे पास फील्ड के एलिमेंट है ओवर द फील्ड ऑफ Q। तो इस मैट्रिक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ A इंटू दिस एलिमेंट 1 0 0 0 प्लस B इंटू दिस एलिमेंट 0 1 0 0 प्लस C इंटू 0 0 1 0 एंड D इंटू 0 0 0 1। तो आप देख सकते हो कि A इंटू V1, B इंटू V2, C इंटू V3 प्लस D इंटू V4, ये V1 V2 V3 V4, ये इस वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब है ये इनका जो सेट है वो स्पैन करता है। पहली कंडीशन तो पूरी होगी। अब दूसरा मुझे ये चेक करना है कि ये जो मेरे पास सेट है S, ये मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस लीनियर कॉम्बिनेशंस को जो है वो 0 के बराबर रखूँगा। तो यहाँ पे 0 का मतलब होगा 0 मैट्रिक्स। तो जब मैं यहाँ से पहली इक्वेशन को सोल्व करूँगा तो A इज इक्वल टू 0। जब मैं यहाँ से दूसरी एंट्रीज की बात करूँगा तो B इज इक्वल टू 0, तीसरी एंट्री में C इक्वल टू 0, चौथी में D इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है हमारे पास दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ऑल द स्केलर्स आर 0,
इट मीन्स दैट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, एस स्पैन भी करता है, तो एस इज ए बेसिस ऑफ वी ओवर द फील्ड क्यू। चलिए अब हम एक्सटेंशन थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। एक ये हमारा लास्ट एग्जांपल है। तो इसमें क्या करना है, हमें ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है इसको एक्सटेंड करके हमें R3 के बेसिस तक लेके जाना है। तो इसमें इस थ्योरम को इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपको गिवन सेट होगा, सबसे पहले तो आपको उसको चेक कर लेना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर मान लो ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वेल एंड गुड है। अगर मान लो इनमें से जो है इस एलिमेंट को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो हम इस एलिमेंट को हटा देंगे, इसका कोई रोल नहीं रहेगा और बाकी एलिमेंट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अब मैं ये देखता हूँ, अगर मुझे इसको एक्सटेंड करके R3 के बेसिस तक लेके जाना है, तो R3 का जो बेसिस है, क्योंकि R3 की जो डायमेंशन है वो 3 है ओवर द फील्ड ऑफ R, तो इसका मतलब है इसके बेसिस के अंदर 3 एलिमेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे ये हैं 2, इसका मतलब ये है कि इस सेट में एक एलिमेंट की और कमी है। जैसे इसमें एक एलिमेंट और होगा और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो तो वो R3 का बेसिस बन जाएगा। तो सबसे पहले तो जो सिंगलटन एलिमेंट है ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ही है, नंबर 1 बात। अब मैं इसके साथ ही दूसरा एलिमेंट भी देख लेता हूँ, 2 -2 0। अब मैंने ये 2 एलिमेंट रख लिए, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ही होगा। यू कैन चेक बाय डेफिनेशन से भी आप इसको चेक कर सकते हो। मैंने इसको डायरेक्टली चेक कर लिया क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो इस एलिमेंट को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकता मैं, तो ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड बेसिस को ध्यान में रखता हूँ। ये स्टैंडर्ड बेसिस जो है R3 का 0 1 0 और 0 0 1, तो इसको बेसिस तक एक्सटेंड करने में आपको R3 का जो स्टैंडर्ड बेसिस है उसका सहारा लेना है। अब इसमें से आप ये वाला एलिमेंट उठा करके यहाँ डाल दो। अब ऑब्वियसली बात है इस एलिमेंट को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता, आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 एंट्री 0 हैं, तो हम इनको किसी भी तरह से ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये एलिमेंट नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है ये सेट डालने से भी ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बना रहा। अब इसके अंदर 3 एलिमेंट हो गए, ये R3 का बेसिस बन गया। तो मैंने क्या किया, गिवन सेट को एक्सटेंड करके R3 का बेसिस बना दिया। अब मैं इस एलिमेंट की जगह ये वाला एलिमेंट भी डाल सकता था। मान लो मैंने यहाँ पे ये एलिमेंट डाल दिया और फिर भी तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट बने रहे, तो वो भी हमारे पास बेसिस बनेगा। तो यानी कि अगर मैं ये एलिमेंट डाल दूँ यहाँ पे, अब भी मेरा जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बना रहा। अगर मैं ये नहीं डालना चाहता, मैंने थर्ड वन को डाल के देखना चाह रहा हूँ और लीनियरली इंडिपेंडेंस बरकरार है, प्रोवाइडेड एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो भी एलिमेंट डालोगे उसको मिला करके सारा का सारा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट बना रहना चाहिए। तो इसमें खास बात क्या है, मैं ये एलिमेंट डाल दूँ तो भी पूरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये डाल दूँ तो भी पूरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और ये डाल देता हूँ तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है ये 3 बेसिस बन गए। मैंने इसको एक्सटेंड करके R3 का बेसिस बना दिया। सो दिस इज़ द योर प्रूफ।